जून 2014 में हॉलीवुड एक मूवी रिलीज करता है जिसके बाद सोनी के टॉप एग्जीक्यूटिव को एक अजीब ईमेल मिलता है। नोटिस टू सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट एंड कॉर्पोरेशन। अंदर लिखा था पे द डैमेज और वी विल बम्बार्ड द सोनी पिक्चर एज अ होल। सबने सोचा कि ये एक स्पैम ईमेल है और इग्नोर कर दिया। 3 दिन के बाद उनके सारे कंप्यूटर पर सिर्फ एक मैसेज था, हैक्ड बाई जीओपी। It is not getting any better for Sony Pictures. Agencies are investigating whether North Korea is behind the recent hack. ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है स्प्रिंग 2014 में। सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट एक नई कॉमेडी फिल्म बना रहा था, द इंटरव्यू, जिसमें सीथ रोगन और जेम्स फ्रैंको अपनी यूजुअल मस्ती और फनी एक्टिंग कर रहे थे। लेकिन इस फिल्म के पीछे एक ऐसी सच्ची कहानी थी जो बाद में हॉलीवुड के सबसे बड़े साइबर अटैक का कारण बना और अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम का रीज़न। फिल्म की कहानी में डेव स्काइलार्क एक शो होस्ट है जो केवल गॉसिप्स और सेलिब्रिटी का न्यूज़ दिखाता है। उसके साथ उसका दोस्त है एरॉन रैपर्ड, जो कि एक प्रोड्यूसर भी है। ये थोड़ा सा सीरियस है और चाहता है कि उसके शो में गॉसिप्स और सेलिब्रिटी के अलावा सच्ची जर्नलिज्म भी दिखाई जाए। एक दिन उन्हें पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया का लीडर किम जोंग उन उनके शो का बहुत बड़ा फ़ैन है, जिसके बाद ये दोनों को लगता है कि ये इनका बहुत बड़ा मौका है, दुनिया के सबसे सीक्रेट लीडर का इंटरव्यू लेने का चांस। उन्हें लगता है कि इस इंटरव्यू से उनका करियर बदल जाएगा और वो बहुत फेमस हो जाएंगे। लेकिन तब कहानी में ट्विस्ट आता है। सीआईए उन्हें एक सीक्रेट मिशन देता है इंटरव्यू के दौरान किम जोंग उन को मारने का। सीआईए उन्हें एक छोटा सा पॉइजन स्ट्रिप देता है जिससे हैंडशेक के टाइम किम जोंग उन को जहर लग जाएगा, जिसका असर 12 घंटे में हो जाएगा और किम जोंग उन मर जाएगा। फिर शुरू होती है उनकी फनी और क्रेजी जर्नी। दोनों नॉर्थ कोरिया जाते हैं, वहाँ प्रोपेगेंडा और किम जोंग उन के पैलेस में गड़बड़ करते हैं। क्लाइमेक्स में किम का हेलीकॉप्टर ब्लास्ट होता है और बैकग्राउंड में बजता है कैटी पेरी का फायरवर्क सॉन्ग। और कुछ इस तरह ये मूवी का स्टोरी है। जिसके बाद जून 2014 में सोनी ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ किया और यहीं से सब कुछ बदल गया। ट्रेलर में क्लियरली दिखाया गया था कि फिल्म किम जोंग उन की असैसिनेशन पर बेस्ड है। नॉर्थ कोरिया ने इसे कल्चरल वेलफेयर कहा और कहा कि ये उनके लीडर और देश के लिए इंसल्ट है। जिसके बाद 27 जून 2014 को नॉर्थ कोरिया के यूएन एम्बेसडर जा सॉन्ग नॉम ने यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून को एक लेटर भेजा। लेटर में नॉर्थ कोरिया ने सीधा कहा था कि मूवी टॉप लीडर को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग पे बना है। उसमें लिखा था, मेकिंग एंड रिलीजिंग अ मूवी ऑन अ प्लॉट टू हर्ट अवर टॉप लेवल लीडरशिप इज द मोस्ट ब्लेंडेड एक्ट ऑफ टेररिज्म एंड वॉर। नॉर्थ कोरिया ने सीधा सोनी पिक्चर और यूएस गवर्नमेंट पर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का इल्ज़ाम लगा दिया। सबसे बड़ा डर उनके लिए ये था कि फिल्म नॉर्थ कोरिया के लोगों तक ना पहुंच जाए। डीवीडी के कॉपी स्मगल करके मूवी नॉर्थ कोरिया के अंदर आ सकता था और अगर लोग अपने लीडर को स्क्रीन पर बेइज्जत देख लेंगे तो लोगों का विश्वास कम हो सकता है और अगर उनका विश्वास कम हुआ तो पूरा रिजीम कमज़ोर पड़ सकता है। इसीलिए उनके लिए ये फिल्म एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। 2014 के समर तक नॉर्थ कोरिया का वार्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस दौरान यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी डीएचएस भी इन्वॉल्व हो गया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डीएचएस ने सोनी को वार्न किया था कि नॉर्थ कोरिया फिल्म के जवाब में कुछ कर सकता है। सोनी के जापान हेडक्वार्टर के लिए भी ये इशू बहुत सेंसिटिव था। जापान और नॉर्थ कोरिया के बीच पहले से ही टेंशन था क्योंकि नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट करता था और जापानीज लोगों को किडनैप भी कर चुका था। लेकिन सबसे बड़ा रेड फ्लैग 3 नवंबर 2014 को सामने आया। उस दिन नॉर्स कॉर्पोरेशन, एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी के एक्सपर्ट सोनी के कलवर सिटी ऑफिस आए एक नॉर्मल मीटिंग के लिए। वहाँ उन्होंने देखा कि सोनी का इन्फोसेक ऑफिस बिल्कुल खाली था, कोई गार्ड नहीं, कोई स्टाफ नहीं, डजन्स ऑफ कंप्यूटर लॉगिन थे और सोनी के इंटरनल नेटवर्क से कनेक्टेड थे। मतलब कोई भी बाहर का आदमी अंदर जाकर के सिस्टम एक्सेस कर सकता था। नॉर्स के को फाउंडर टॉमी ने कहा उनका ऑफिस बिल्कुल खाली था और सारे कंप्यूटर लॉगिन थे। अगर कोई सफाई करने वाला भी चाहे तो कुछ खराब कर सकता था। उनके साथ गए थे माइकी। उन्होंने भी कहा था कि अगर हम बुरे लोग होते तो हम कुछ बहुत बुरा भी कर सकते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इतनी बड़ी कमी दिखने के बाद भी सोनी ने तुरंत कुछ खास नहीं किया। न दरवाज़ा लॉक हुआ, न कंप्यूटर लॉग आउट करवाया गया, न ही सिक्योरिटी स्टाफ को और ज़्यादा मजबूत किया गया। सब वैसे के वैसा रहा। जिसके बाद 21 नवंबर 2014 की सुबह सोनी के 5 सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव को एक अजीब ईमेल मिला। ये ईमेल 9:44 AM पर आया। सब्जेक्ट था, नोटिस टू सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट इन कॉर्पोरेशन। पहली नज़र में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर एक चिलिंग थ्रेट था। उसमें लिखा था, We have got a great damage by Sony Picture. The compensation for it, monetary compensation we want, pay the damage or Sony Picture will be bombarded as whole. You know us very well. We never wait long. You had better behave wisely. ये ईमेल साइन हुआ था एक ग्रुप के नाम से गॉड एप्स्टेल। ये ईमेल कई बड़े लोगों तक गया था जैसे सीईओ माइकल लिंटन, को चेयरवुमेन एमी पैस्कल और कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव को। इस ईमेल को कई लोगों ने स्पैम समझ लिया था और इग्नोर कर दिया, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी।
3 दिन गुजर गया, सोनी का काम बिल्कुल नॉर्मली चल रहा था। फिर आया 24 नवंबर। सुबह 7 बजे जब एम्प्लॉय कल्वर सिटी कैंपस आए तब उन्होंने देखा कि हर कंप्यूटर पर एक ही तस्वीर दिख रहा था, एक लाल कलर का स्कल डरावने पोज में, और उस स्क्रीन पर लिखा था हैक्ड बाई जीओपी, और नीचे वार्निंग लिखा था, हमने पहले ही वार्न किया था, ये तो बस स्टार्टिंग है। उसके बाद जब सोनी की आईटी डिपार्टमेंट अपनी पूरी कैपेसिटी से इस अटैक को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था तब उन्हें एक हैकर ग्रुप का नाम पता चला, गार्डियन ऑफ पीस, जिसका कोई पुराना रिकॉर्ड ही नहीं था। अक्सर हैकर ग्रुप अपने पुराने अटैक का क्रेडिट लेते हैं, जैसे एनोनिमस, लूजेक या फिर डार्क साइड, लेकिन गार्डियन ऑफ पीस बिल्कुल अलग था। इनका पहला कंप्रहेंसिव मैसेज जो उन्होंने सोनी के सिस्टम को पैरालाइज करने वाले मालवेयर के अंदर इम्बेड किया था, उसमें लिखा था, वी हैव ऑब्टेन ऑल योर इंटरनल डेटा इंक्लूडिंग योर सिगरेट। लेकिन कौन सा सिगरेट, किस टाइप का डेटा, क्या उनका टारगेट था, ये सब अनक्लियर था। एनालाइज के बाद पता चला गार्डियन ऑफ पीस शायद 1 साल से सोनी के नेटवर्क के अंदर छुप के बैठा था, फाइल्स कॉपी कर रहा था, सिस्टम मैप कर रहा था। अटैकर्स का क्लेम था कि उन्होंने 100 टेराबाइट से ज़्यादा का डेटा चुरा लिया है। कुछ दिन के बाद हैकर ने स्टोलन डेटा का पहला हिस्सा रिलीज़ किया। फाइल शेयरिंग वेबसाइट पर एकदम से सोनी के 5 फुल लेंथ हाई क्वालिटी फिल्म लीक हो गया, जिसमें से कुछ अनरिलीज मूवी था, जैसे एनी, स्टिल एलिस और मिस्टर टर्नर, और कुछ जैसे फ्यूरी अभी थिएटर में चल रहा था। एनी को दिसंबर में रिलीज़ करना था, जिस पे सोनी ने मार्केटिंग और प्रोडक्शन में मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया था। जब हैकर ने हाई क्वालिटी अनरिलीज कंटेंट टोरेंट पे डाल दिया तब उन्होंने सोनी के पूरे बिजनेस मॉडल के फाउंडेशन पे डायरेक्ट अटैक किया था। धीमे धीमे अटैकर और डेटा लीक करना शुरू कर दिया, लेकिन रैंडम तरीके से नहीं। वो जानते थे कि कौन सा ईमेल, कौन सी फाइल और कौन सी बात किसको एम्बैरेस करेगी। उन्होंने सोनी के टॉप एग्जीक्यूटिव, प्रोड्यूसर, एक्टर के प्राइवेट ईमेल रिलीज़ किया। हैकर हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया रिलीज़ कर रहे थे। उसके बाद जब एक्सपर्ट्स ने मालवेयर को एनालाइज करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि मालवेयर के कोड में कोरियन लैंग्वेज सेटिंग यूज़ हुआ था, और कुछ टेक्निक काफ़ी मिलता जुलता था साउथ कोरिया पे जो अटैक हुआ था उससे। ये सब क्लू नॉर्थ कोरिया की तरफ पॉइंट कर रहा था, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला था कि नॉर्थ कोरिया के हैकर इतने एडवांस नहीं हैं और न ही उनको ज़्यादा हॉलीवुड का आइडिया है। We cannot have a society in which some dictator someplace can start imposing censorship here in the United States. Because if somebody is able to intimidate folks out of releasing a satirical movie, imagine what they start doing when they see a documentary that they don't like. और इस अटैक को लेजरस ग्रुप से लिंक किया गया, क्योंकि जो सोनी पे अटैक हुआ था उसका तरीका बिल्कुल लेजरस ग्रुप से मैच खाता था। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेजरस ग्रुप को नॉर्थ कोरिया से भी जोड़ती थी। सारे एविडेंस के बाद एक नाम सामने आया, पार्क जिन ह्योक, जो नॉर्थ कोरिया का एक हैकर था। यूएस अथॉरिटीज़ के मुताबिक पार्क बांग्लादेश से $81 मिलियन चुराने वाले साइबर हाइस्ट में भी शामिल था। एक्सपर्ट ने बहुत सारे मालवेयर का सैंपल, सर्वर का लॉग और मेलिशियस डोमेन को बहुत अच्छे से एनालाइज किया ताकि एक ठोस एविडेंस मिल सके जो इस अटैक को नॉर्थ कोरिया से जोड़ता हो। जिसके बाद कई ढेर सारे एविडेंस मिले। सोनी पर अटैक के टाइम इस्तेमाल हुआ था डेस्टोवर वाइपर, और जब साउथ कोरिया पर अटैक हुआ था तब वहाँ पे यूज़ हुआ था हैंगमैन वाइपर। जब दोनों को कंपेयर किया गया तब दोनों में एक ही तरह का इंक्रिप्शन यूज़ हुआ था, जिससे ये एक लिंक मिला। उसके बाद कमांड एंड कंट्रोल सर्वर, जिससे अटैकर्स अपने मालवेयर को कंट्रोल करते थे, वो यूरोप के VPS प्रोवाइडर पर चल रहा था। लेकिन उन सर्वर का सेटिंग और उनको चलाने का प्रोसेस एक ऐसे IP से लिंक था जो असल में नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, जिससे एक और लिंक मिला। इस क्लू से भी यही पता चल रहा था कि अटैक नॉर्थ कोरिया ने ही कराया है। जिसके बाद प्रेसिडेंट ओबामा ने सोनी के लिए प्रोपोर्शनल रिस्पांस की बात की, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद ही 22 दिसंबर 2014 को नॉर्थ कोरिया का इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो गया। लगभग 9 घंटे से ज़्यादा देश के बाहर जाने वाला इंटरनेट और बाहर से अंदर आने वाला इंटरनेट रुक गया। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों को वैसे भी इंटरनेट नहीं मिलता है, सिर्फ कुछ एलिट लोगों को ही इंटरनेट यूज़ करने को मिलता है। कुछ लोगों का कहना था कि नॉर्थ कोरिया ने ये अपनी सेफ्टी के लिए किया था। इस ब्रीच के बाद प्रेसिडेंट ओबामा ने एक अनयूजुअल कदम उठाया और कुछ नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल पर सैंक्शन लगाया। ये पहली बार था जब एक साइबर अटैक डायरेक्टली एक कंट्री के इंटेलिजेंस ऑफिशियल के खिलाफ सैंक्शन को ट्रिगर कर दिया था। इस इंसिडेंट के बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जल्द ही एक्शन लिया और पार्क जिन ह्योक, जो कि एक नॉर्थ कोरियन सिटीज़न और लेजरस ग्रुप का की मेंबर था, उसके खिलाफ चार्ज फाइल किया गया। उसका नाम FBI के 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में ऐड किया गया, लेकिन नॉर्थ कोरिया का क्लोज्ड बॉर्डर और एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट न होने की वजह से वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इस अटैक के बाद सोनी को लगभग $35 मिलियन का लॉस हुआ। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।